हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि तुम लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट शो कर रहे हो। वीडियोस में काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसे ही कमेंट देते रहो, ऐसे ही प्यार मुझे दिखाते रहो। देखो, मैं तुम लोग से क्या एक्सपेक्ट करूँगा यार। मैं कोई यहाँ तुम लोग से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ। तो बस मुझे एक चीज़ का एक्सपेक्टेशन रहता है कि तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स दो, मुझे प्यार शो करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी तरफ से, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम्हारा टाइम भी काफ़ी प्रीसियस है। मैं इसमें कोई भी टाइम तुम्हारा कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो जेई एडवांस्ड पीवाई की सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे यार, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो तुमको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखो, ये क्या होता है इसमें 2-3 साल गैप करके, कभी 2 साल गैप करके, कभी 3 साल गैप करके इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग जेई एडवांस की ट्रेंड की बात करें तो कभी जैसे लास्ट 2017 में पूछा गया था इस पे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे 2017 पे। उसके बाद अभी 18, 19, 20 का गैप था। मैं इस बार आई एम प्रिटी श्योर, मैं इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस चैप्टर से, ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन रहेंगे मिनिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए ये इस बार इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को देखना। और काफ़ी इजी है। अगर मैं तुमको 6 से 7 क्वेश्चन जो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, अगर उसका तुमने एनालिसिस ढंग से कर लिया तो तुम आसानी से इस क्वेश्चन को, इसके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसानी से कर ले जाओगे। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है, तो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। पहला जो रहेगा दैट इज सर्किट बेस्ड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला पूछा जा सकता है दैट इज सर्किट बेस्ड। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सर्किट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, मैं तुमको बता दूं ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब क्या पूछ सकता है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट दे दे, या उसको पैरेलल में, या फिर उसके कॉम्बिनेशन को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके एसी सोर्स से कनेक्ट कर दे। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट इज एनालिटिकल टाइप, जो हम लोग देखेंगे। एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, एनालिटिकल टाइप, जिसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 10% हो जाती है, ठीक है। 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ अलग हटके कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी पूछा गया था, तो वो हम लोग देखेंगे कि कुछ नया तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नया तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इसमें से जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो दिखने में टफ रहेंगे, लेकिन अगर तुमने उसको ध्यान से पढ़ लिया तो बस थोड़ी सी एनालिसिस करके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम के लिए अगर हम लोग बात करें जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, उस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना। सिर्फ 2 बातें अगर तुमने ध्यान रखी ना तो आसानी से सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम कर ले जाओगे। पहला कि हमेशा चीजों को जोड़ना है तो फेजर में जोड़ो, फेजर का ख्याल रखना। कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि मुझे फेजर में जोड़ना है, फेजर एडिशन ही यूज करना है। ये बच्चे बार बार देख के जाते हैं, सुन के जाते हैं, समझ के जाते हैं, बट वहां जाके गलती कर देते हैं। कैसे? अगर मान लो मुझे एक इस तरह की सर्किट दी हुई है, आरसी सीरीज सर्किट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया मेरे पास में कुछ वीआर, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ गया वीसी, और यहाँ पे कुछ एक एसी सोर्स दिया हुआ है सपोज वी। तो बच्चे गलती कर देते हैं, इसको वीआर और वीसी को फेजर में नहीं ऐड कर देते हैं और सीधा सीधा वो ऐड करके आ जाते हैं। ये पहली गलती इसमें होती है। तो कभी भी एक इस तरह की सीरीज सर्किट दी हुई है तो सीरीज सर्किट में हमें क्या करना है, वोल्टेज को हम लोगों को फेजर में ऐड करना है, फेजर में, भूलना मत, ये फेजर में ऐड करना है। उसी तरह से अगर हमें पैरेलल सर्किट्स दी हुई है तो पैरेलल में करंट को हमें फेजर के थ्रू ऐड करना है। ये 2 बातें ध्यान रखना, तो इसके क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फेजर का ध्यान रखना हमें। अब ऐसा तो नहीं होता ना यार कि तुमको बोलेगा कि कोई 4 cos t प्लस सपोज 5 sin t दिया हुआ है, तो तुम इसको ऐसे तो नहीं बोलोगे 4 + 5 9, इसकी वैल्यू 9 तो नहीं बोलोगे, 9 sin t, ऐसा तो कुछ वैल्यू नहीं बोलोगे ना यार। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो फेजर का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी बात
कभी भी कुछ भी चीज मेंशन ना किया जाए, ये मैं अपने वन शॉट वाले वीडियो में मैंने बताया, तो उसको हमें क्या कंसिडर करना है, उसे हमें आरएमएस वैल्यू कंसिडर करना है, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज बोला गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, कोई बोला कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इज 5 वोल्ट, ठीक है, एसी की मैं बात कर रहा हूं, 5 वोल्ट बोल दिया, तो ये दिस इज 5 वोल्ट आरएमएस। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि पीक वोल्टेज या फिर कुछ ऐसा वोल्टेज, तो ऐसा समझ के चलना है कि दिस इज आरएमएस ओनली, ये आरएमएस वोल्टेज है या ये आरएमएस करंट दिया हुआ है। तो बस ये दो चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन आराम से इसके सॉल्व कर ले जाओगे ऑल्टरनेटिंग करंट के। और आज का एनालिसिस अगर देखोगे तो बाकी बहुत ही ईजी है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, v इक्वल्स टू आई इंटू जेड, बस यही इसमें सॉल्व, यही लेके चलना है, और फेजर एडिशन है बस। v इक्वल्स टू आई इंटू जेड, जेड इज इंपिडेंस, v इज वोल्टेज, i इज करंट, जैसे कि डीसी सर्किट में v इक्वल्स टू आई आर यूज करते थे, बस इसमें यही यूज करना है, और छोटे मोटे केसीएल केवीएल यूज करने हैं, और कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई थी बेसिक थोड़ी मोटी ज्ञान की बातें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो वीडियो है स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग इसी तरह के सीरीज़ फटाफट लेके ये सारा का सारा हम लोग एडवांस जो भी सीरीज़ है ये कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना यार, मैं पूरी मेहनत डाल दूंगा, पूरा हार्डवर्क करूंगा, बट लाइक मुझे चाहिए। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेईई एडवांस 2017 के इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन द सर्किट शोन L इक्वल्स टू 1 माइक्रो हेनरी, C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेरेड, R इक्वल्स टू 1 किलो ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन AC सोर्स V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। तो यहां से देख सकते हैं AC सोर्स है और ये तीनों जो कंपोनेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट में बेसिकली करंट, फेज और फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो सबसे पहले तो करंट फेज में है, वोल्टेज फेज में है, कौन लैगिंग है कौन लीडिंग है, ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं इंपीडेंस डायग्राम। तो इंपीडेंस डायग्राम ये पढ़ा रहा होगा तुम लोगों ने, इंपीडेंस डायग्राम नहीं पढ़ा है तो मैंने वन शॉट में एनसीईआरटी वन शॉट बना के रखा है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई है। ठीक है, एक एक टॉपिक मैंने वहाँ पर कंप्लीट किया है, वहाँ से रेफर कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक दिए हुए एनसीईआरटी में, सब कुछ एवरीथिंग, उसी के बेसिस पे तुम लोग आराम से सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसी का वो देख सकते हैं वन शॉट एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो बात करते हैं इंपीडेंस डायग्राम की। तो इंपीडेंस डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इस तरह का ट्राइंगल होता है इंपीडेंस डायग्राम में। ठीक है, और ये क्या चीज़ होता है, ये हमारे पास में आर होता है। ठीक है, और ये लेंथ क्या होता है, ये एक्सी माइनस एक्सएल होता है। मैं बताता हूँ एक एक चीज़ को। और ये मेरे पास में हो जाता है जेड, और ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको फाई। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि z की जो वैल्यू हुई, जो नेट इंपिडेंस जो है, दैट इज बेसिकली रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और यहां से हम लोग बोलते हैं टेन फाई, जो फेज, फाई इज फेज, व्हाट इज फाई, फाई इज फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर फाई पॉजिटिव आया दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, और फाई नेगेटिव है दैट मीन्स एक्सी इज लेस देन एक्सएल। और फाई पॉजिटिव आने का मतलब होगा कि करंट इज लीडिंग, फाई नेगेटिव आने का मतलब हो गया करंट इज लैगिंग। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। तो 10 फाई हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है भाई, अब पहले पार्ट में पूछा गया करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा इज दिस वैल्यू। तो करंट फेज में होने वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, करंट अगर वोल्टेज के फेज में हो गया दैट मींस फाई इज जीरो। ए पार्ट के लिए जो कंडीशन है वो सीधा पूछ रहा है क्या फाई जीरो है एट ओमेगा इक्वल्स टू 10⁴, ये चीज पूछ रहा है। ये चीज क्या जीरो है, यही चीज पूछ रहा है। करंट और वोल्टेज फेज में हो जाएंगे दैट मींस फाई विल बी जीरो। अब फाई जीरो होने के लिए चेक कर लो, 10 फाई पे क्या कंडीशन लगाएंगे, 10 फाई इज जीरो। बेसिकली 10 फाई को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्सी एक्सएल के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्सी क्या है सर, एक्सी पता है, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं एक्सी, दैट इज 1/ω_c। जो कैपेसिटर जो है ना वो कितना इंपिडेंस प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से इंडक्टेंस कितना इंपिडेंस प्रोवाइड करेगा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाती है ओमेगा इंटू एल, ये हमने पढ़ रखा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जहां पे फेज जीरो हो जाता है, जहां पे करंट और वोल्टेज एक फेज में आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन भी बोलते हैं, अगर ध्यान होगा तो।
ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। और वो जो सर्किट है, ये आरएलसी सीरीज सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सी और एक्सएल अगर कैंसिल हो गए तो जेड इक्वल्स टू आर बचा मेरे पास सिर्फ, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो खैर ये सब तो एक्स्ट्रा जानकारी है। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC हो जाती है इस केस में, रेजोनेंस का कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है वो कितना वैल्यू आ रहा है देखो, 1/√L की वैल्यू दी है 1 माइक्रो हेनरी 10⁻⁻⁶, सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻⁶, और ओवरऑल हो जाएगा 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की इस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए 10⁻⁶ के लिए करंट और वोल्टेज फेज में होंगे। तो पहला वाला 10⁻⁴ बोल रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, बी पार्ट को देखो, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बिकॉज यहां से देखो आर का कोई रोल ही नहीं आया। एक्सी बराबर एक्सएल हो गया, एक्सी अगर एक्सएल के बाद बराबर अगर हो जाता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाएंगे, और यहां पर हमें रेजिस्टेंस की किसी भी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बी पार्ट सही है क्या? यस, करेक्ट। सी पार्ट में देखो, एट ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, ओमेगा अगर जीरो को टेंड कर रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली जीरो। अब देखो करंट नियरली जीरो क्यों होगा, किसी भी सर्किट में करंट जीरो क्यों होगा? V इक्वल्स टू आई इंटू जेड, V इक्वल्स टू आई आर डीसी सर्किट में, V इक्वल्स टू आई जेड एसी सर्किट में, Z इज इंपेडेंस। करंट जीरो होने का मतलब है कि मेरा देखो वोल्टेज सोर्स तो फिक्स है, तो Z मेरा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा Z बहुत हाई हो रहा है, और ये Z हाई होने का मतलब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स है, या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो रही है या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो रही है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे Z इक्वल्स टू ये हमारे पास में है ना, तो या तो XC बड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, या तो XL अगर बहुत बड़ा हो गया, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि करंट फ्लोइंग शुड बी नियरली इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब कौन सा हाई हो रहा है? देखो XC हम लोग क्या लिखेंगे, XC हमें पता है XC इक्वल्स टू 1/ωc। अब ओमेगा अगर मेरे टेंडिंग टू जीरो है, दैट मीन्स ये जो है, ये जो टर्म है XC इक्वल्स टू ωc, दैट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ओके, मतलब ये टर्म इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ओमेगा नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ये अगर एक डीसी सर्किट होती तो ये जो कैपेसिटेंस है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करती, क्योंकि डीसी सर्किट के लिए ओमेगा कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो इस केस में ये XC बहुत हाई इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और XL देख लो, वहीं पे XL अगर हम लोग कैलकुलेट करें, दैट इज बेसिकली ओमेगा इंटू एल। ये ओमेगा टेंडिंग टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो को टेंड करती है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बेचारी सब कुछ करंट को आराम से फ्लो होने दे रही है XL इंडक्टर। बट कैपेसिटर ने रोक लिया, कैपेसिटर ने रोक लिया, बहुत हाई इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और करंट सर्किट में नियरली जीरो हो जाएगी, तो सी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट, सही बोला भाई। अच्छा, डी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, एट ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड द सर्किट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। अच्छा भाई, ये क्या बात बोल दी इसने? 10⁻⁶ ही क्यों बोला? देखो 10⁻⁶ पे जो सर्किट है मेरी, वो प्योरली रेजिस्टिव, एक हमने देखा कि अभी वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, उस केस में जो फेज है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10⁻⁶ लेते हैं, तो देखो क्या होता है कि XC विल बी ग्रेटर देन XL। यहां पर अगर सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर हम लोग ग्रेटर देन 10⁻⁶ लेते हैं, तो देखो XC, यहां से देखो XC वाला टर्म मेरे पास में है, XC इक्वल्स टू, मैं यहां से इसको 1 मिनट में रिमूव कर देता हूं, तब अच्छे समझ में आएगा, ये चीज इसका काम हो गया है। देखो फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶, ठीक है, इस ओमेगा के लिए XC जो है दैट विल बी लेस देन XL। ठीक है, क्योंकि XC इज बेसिकली क्या, XC और XL कहां पे बराबर होते हैं? 10⁻⁶ में बराबर हो जाते हैं। अब उससे ऊपर हो गया तो XC इज बेसिकली ओमेगा C, XC इज बेसिकली ओमेगा C एंड XL इज बेसिकली, सॉरी, XC इज बेसिकली 1/ωc। मैं भी क्या कर रहा हूं यार, 1/ωc, और XL इज बेसिकली ओमेगा L। अब देखो ओमेगा, बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए XL डोमिनेट कर जाएगा। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे पास में डोमिनेटिंग होगी फॉर हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा, और फॉर लो वैल्यू ऑफ ओमेगा कौन डोमिनेट करेगा? फॉर लो वैल्यू ऑफ ओमेगा XC डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाते हैं, 10⁻⁶ से ऊपर जाते हैं, तो मेरे पास में XL डोमिनेट करने लगेगा।
उससे नीचे में एक्सी डोमिनेट करेगा। तो बहुत हाई वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁶, ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶ में क्या कंडीशन होगा? इस केस में इंडक्टर सर्किट इस पे डोमिनेट करेगा और सर्किट में जो फेज होगी वो सोचो कि वो फेज क्या होगी, वो फेज नेगेटिव आएगी। एक्सी मेरे पास में छोटा हो जाएगा एक्सएल से, 10φ से भी देख सकते हैं, एक्सी मेरा छोटा हो जाएगा एक्सएल से फॉर ग्रेटर देन ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶, और फाई नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स करंट जो होगी वो कैसी होगी, वो लैग करेगी वोल्टेज को उस केस में, क्योंकि इंडक्टर डोमिनेट कर रही है फॉर हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, और वो हम लोग यहां से देख सकते हैं, इस दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर हाई वैल्यू ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶, द सर्किट विल बिहेव एज एन इंडक्टर सर्किट, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उसमें इंडक्टिव जो बिहेवियर होगी वो डोमिनेटिंग होगी, और करंट विल लैग द वोल्टेज, करंट लैग करेगा वोल्टेज को, क्योंकि फाई इस केस में नेगेटिव होगी, फाई नेगेटिव होगी, दैट मीन्स करंट विल बी लैगिंग। और हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें इंडक्टिव बिहेवियर आ रहा है सर्किट में, ना कि कैपेसिटिव मच लोअर वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए होगा, या फिर ओमेगा लेस देन 10⁻⁶ में अगर हम लोग बात करते तो हम लोग बोल सकते थे कि उसमें कैपेसिटिव जो कंपोनेंट है वो डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डी में जो बोल रहा है उल्टा बोल रहा है। ठीक है, यहां पर इंडक्टर लिखता तो सही होता, बट ये इसने उल्टा बोल रखा है, इसलिए इसको हम लोग गलत बोलेंगे। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि अगर 3 फेज का जो सप्लाई देखा जाए ना, तो उनके बीच में इतना ही एंगल होता है। जो रियल लाइफ में जो भी हमारे पास में पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, जो भी इंडस्ट्री को जो सप्लाई जाती है, 3 फेज की जो सप्लाई जाती है, उनके बीच में इतना ही एंगल मेंटेन किया जाता है। अब ये इतना क्यों किया जाता है, क्यों 120 डिग्री, ये सारी चीजें बाद में हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जेईई जो पूछता है ना, जो एडवांस में जो पूछता है, तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट 3 टर्मिनल्स मार्क्ड एक्स वाई जेड आर गिवन बाय Vx इक्वल्स टू V0 sin omega t, Vy इक्वल्स टू दिस, Vz इक्वल्स टू दिस। तो बोला गया इसमें कि एन आइडियल वोल्टमीटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू रीड आरएमएस वैल्यू। एक वोल्टमीटर है मेरे पास में जो कि आरएमएस वैल्यू रीड करता है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। तो एक मेरे पास में सपोज इस तरह का वोल्टमीटर है, और इसके टर्मिनल में के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आता है उसका ये आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, सिर्फ आरएमएस, एवरेज नहीं करता है ये रीड, ये आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस टाइप का वोल्टमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स x एंड y एंड देन बिटवीन y एंड z। तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो यार हम लोग इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेजर। कभी भी इस तरह के सवाल आए ना, जिसमें कुछ एंगल वेंगल दिया हो, या फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उसमें कुछ एंगल भर दिया हो, ठीक है, डराने के लिए, तो फेजर बना लो। तो सबसे पहले Vx एक हम लोग रेफरेंस बनाएंगे, V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसमें डरो मत, देखो कैसे मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो V0 sin ओमेगा t एक रेफरेंस बना लो, कि हाँ Vx को मैंने सपोज रेफरेंस बना दिया, दिस इज माई Vx, और Vx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V0 sin ओमेगा t। ठीक है, V0 sin ओमेगा t, मैंने sin ओमेगा t को रेफरेंस ले लिया। अब मेरे पास Vy क्या है, V0 sin ओमेगा t प्लस 2π/3, 2π/3 आगे है इससे। देखो फेजर में आगे मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ये सारा चीज मैंने डिस्कशन किया वन शॉट वाले वीडियो में। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की बेसिक सी बातें हैं। तो फेजर में 2π/3 प्लस पॉजिटिव 2π/3 मतलब एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव इन फेजर। तो Vy हम लोग यहाँ से इस डायरेक्शन में बनाएंगे, और उसका ये जो यहाँ ये एंगल बनाएंगे, दिस इज बेसिकली 2π/3। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। Bz क्या बोला है, V0 sin ओमेगा t प्लस 4π/3। दैट मीन्स अगर मैं Vz बनाना चाहूं तो दिस विल बी माई Vz, जो कि यहां से कितना डिग्री पे है, 2π/3, क्योंकि टोटल Vx से 4π/3 पे है, रेफरेंस हमने Vx को लिया हुआ है। तो ये एंगल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिस इज ऑल्सो 2π/3। ठीक है, खैर तीनों के बीच मस्त 120 का एंगल है, जो कि 360 को पूरा कर रहा है। वेरी गुड। अब हमें बोला है कि XY के बीच में आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी। तो बस इसमें हम लोग यूज कर लेंगे फेजर एडिशन कर लेंगे।
वी एक्स वाई का क्या मतलब है? देखो वी एक्स वाई अगर मैं बोल रहा हूं दैट इज नथिंग बट वी एक्स माइनस वी वाई। अब फेजर में आ गया तो हम लोग उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, एज अ रोटेटिंग वेक्टर ट्रीट करेंगे। दे आर नॉट एक्चुअली वेक्टर्स बट उसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, जो भी साइनसोइडल फंक्शंस है मेरे पास में, ठीक है। तो वी एक्स माइनस वी वाई, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस 2π/3 को मैं यहाँ से थोड़ा हटाता हूँ, वी वाई की जगह पे हम लोग क्या बना देंगे, माइनस वी वाई बना देंगे, इस तरह से करेंगे। दिस इज बेसिकली माइनस वी वाई। अब हम वी एक्स और माइनस वी वाई को जोड़ देंगे तो मेरे पास वी ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। वी एक्स और माइनस वी वाई को हम लोग ने ऐड कर दिया, वेक्टरली ऐड कर दो ना यार, वेक्टरली ऐड कर दो। तो वेक्टर में कैसे ऐड करते हैं ये चीज़ तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वेक्टर हम लोग क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इस तरह से पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, सब कुछ देखते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास में रिजल्ट है और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दिस इज माई वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, दिस इज माई वी ऑफ एक्स वाई। अब इनके बीच का एंगल कितना है, दिस एंगल की बात कर रहा हूं। व्हाट इज दिस एंगल, वी एक्स और बी वाई के अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वी ऑफ एक्स वाई की मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो दैट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिस इज नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स वी वाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, सपोज टू वी एक्स वी वाई कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज वी एक्स की वैल्यू कितनी है, सब ये जो वैल्यू है अगर हमने पीक बनाए हैं तो दिस इज वी नॉट, दिस इज ऑल्सो वी नॉट एंड दिस इज ऑल्सो वी नॉट। तो दिस इज बेसिकली वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा देन कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज बेसिकली 1/2। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। दिस इज माई वी ऑफ एक्स वाई। तो वी एक्स वाई मेरे पास में कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब वी ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वी एक्स वाई। वी एक्स वाई जो हम लोग लिखेंगे ना, तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, दिस इज अगर हम लोग वी एक्स वाई का इक्वेशन साइनसोइडल फंक्शन में लिखना चाहें तो दिस इज वी एक्स वाई इज नथिंग बट √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये एंड इधर नीचे में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यहाँ से जो हमारा रेफरेंस बी एक्स है, और ये एंगल बेसिकली कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री है, इन दोनों ये वी एक्स बी वाई बराबर है, यहाँ से देख सकते हो। तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ से -30 डिग्री इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ वी एक्स वाई को। दिस इज माई वी एक्स वाई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वी एक्स वाई इज √3 वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -30 डिग्री। माइनस किस लिए आया, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो अब इसका जो पीक वैल्यू है दैट इज √3 वी नॉट। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहा है, तो आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पीक वैल्यू होती है ना उसको उठा के हम लोग √2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली वी ऑफ एक्स वाई, और ये किस तरह की वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। तो ये तो हम लोग करते हैं ना, √2 से डिवाइड करके आरएमएस लिखते हैं। तो ए ऑप्शन देखो मेरे पास में बहुत अच्छे तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाता है, वेरी गुड। तो ए अगर सही है तो एक्स वाई आरएमएस, सी ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है, समझ में आती है बात। बी पार्ट को देखो, वी ऑफ वाई जेड, तो मैं तो बोलता हूं कि वी ऑफ एक्स वाई इज सेम एज वी ऑफ वाई जेड इज सेम एज वी ऑफ जेड एक्स। कोई भी दो टर्मिनल लो, कोई भी दो टर्मिनल लो, सबका जो आरएमएस वैल्यू है दैट विल बी दिस वैल्यू ओनली, √3 वी नॉट बाई √2, ठीक है। वी ऑफ एक्स वाई ये हो गया, वी ऑफ वाई एक्स बोल देता मैं तो भी ये उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करती, और जो पीक वैल्यू वो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो उतनी ही रहती, ठीक है, क्योंकि वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों वी नॉट है, तीनों के बीच का एंगल कितना है, सबके बीच का 120 120 120। तो पूरी की पूरी तरह से सिमेट्री दिख रही है इसमें, निकाल के देखना चाहो तो इसी तरह से निकाल के कर सकते हो, पूरी सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं, पूरी सिमेट्री दिख रही है, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो वी ऑफ एक्स वाई निकालो, वी ऑफ वाई जेड निकालो, वी ऑफ जेड एक्स निकालो, वी ऑफ एक्स जेड निकालो, वी ऑफ जेड वाई निकालो, वी ऑफ वाई एक्स निकालो, सारे के सारे सेम वैल्यू देने वाले हैं। और जो आरएमएस वैल्यू सारे के सारे सेम देने वाले हैं, भले ही सबका फेज डिफरेंस हो, सब में फेज अलग अलग हो, बट आरएमएस वैल्यू जो कि बेसिकली पीक वैल्यू को डिवाइडेड बाय √2 हम लोग कर रहे हैं, तो पीक वैल्यू सबकी सेम है, तो आरएमएस वैल्यू भी सबकी सेम होनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें टाइम पास करके खेलने से कोई मतलब नहीं है, इतनी ही वैल्यू आएगी, √3 वी नॉट बाई √2। तो मैं बी ऑप्शन डायरेक्ट कट मार रहा हूं। और डी ऑप्शन यहां पे बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ 2 टर्मिनल्स। सही बात है, क्योंकि सारे के सारे जो है सिमेट्री शो कर रहे हैं।
सारी के वैल्यू सेम है, वी नॉट सब 120 एंगल पे हैं, तो किसी के बीच में भी कुछ वोल्टेज निकालो आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू सबकी सेम आने वाली है, पीक वैल्यू भी सबकी सेम आने वाली है। पीक वैल्यू √3 वी नॉट होगी सबके बीच में, और सबके बीच में आरएमएस वैल्यू दैट विल बी √3 वी नॉट बाई √2। तो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाता है। कोई सा भी दो टर्मिनल ले लो, उनके बीच की जो आरएमएस वैल्यू है तो वो सेम होगी, और वोल्ट मीटर बेचारा जो आरएमएस वोल्ट मीटर है वो वही वैल्यू शो करेगा √3 बाई √2 वी नॉट, ठीक है, या वी नॉट इंटू √3 बाई 2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2014 के इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टर्मिनल A इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू B बाय अ की हैंड। तो यहां से यहां तक एक स्विच टाइप का चीज समझ सकते हो, A टू B को कनेक्ट कर दिया जाता है स्विच टाइप का चीज से t इक्वल्स टू 0 पे, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट IT इक्वल्स टू दिस विथ I नॉट और ओमेगा की वैल्यू स्टार्ट्स फ्लोइंग इन इट विद द इनिशियल डायरेक्शन शोन इन द फिगर। तो एक करंट यहां से इस तरह से बहनी शुरू होती है इस डायरेक्शन में, और I की वैल्यू हमें दी हुई है I नॉट कॉस ओमेगा टी, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन से फ्लो होती है, मस्त। एट t इक्वल्स टू दिस वैल्यू 7 पाई बाई 6 ओमेगा द की इज स्विच्ड फ्रॉम B टू D। अब क्या होता है, देखो इसमें ये करंट फ्लो कराते हैं तो कैपेसिटर बेचारा कुछ चार्ज वार्ज होगा, कुछ होगा उसके अंदर की कहानी कुछ होगी। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो A और B को डिस्कनेक्ट करके A और D को फिर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कब? एट टाइम t इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। ठीक है, इतना भयंकर टाइप से टाइम क्यों दिया हुआ यार। ठीक है, देखेंगे इसको इस तरह से समझने की कोशिश करना, पाई बाई ओमेगा प्लस पाई बाई 6 ओमेगा, तब थोड़ा थोड़ा फील आएगा कि क्या है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या बोलता है, नाउ ऑनवर्ड्स ओनली A एंड D आर कनेक्टेड, वेरी गुड। अ टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। सही बात है, देखो अभी A टू D अगर हमने कनेक्ट किया है तो अब क्या होगा, देखो इधर जब A टू B कनेक्ट हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि ये कैपेसिटर कुछ चार्ज हुआ होगा, कुछ बहुत चार्ज हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसको A टू D कनेक्ट कर दिया, A टू B हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, A टू D कनेक्ट किया। अब ये बैटरी इसको वापस से चार्ज करेगा। अब ये बैटरी की वजह से इसमें कुछ करंट फ्लो होगा और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। ठीक है, वो पूछा है इसमें कि ये कितना चार्ज फ्लो हुआ, इस प्रोसेस में कितना चार्ज फ्लो हुआ जब बैटरी इसको चार्ज कर रहा है। देखो ये खुद भी पहले कुछ चार्ज रहा होगा ये कैपेसिटर, जब A टू B कनेक्ट किया होगा, उसके बाद अब बैटरी ने इसको चार्ज किया, तो अब बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ इस कैपेसिटर पे, वो वैल्यू है हमारे पास में Q। ठीक है, तो वही बोला है टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV तक वो चार्ज कर देगा उसको। इफ C इक्वल्स टू 20 माइक्रोफेराड, R इक्वल्स टू दिस, एंड द बैटरी इज आइडियल विथ EMF ऑफ 50 वोल्ट। बैटरी आइडियल बैटरी दी हुई है 50 वोल्ट की, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको हम लोग तोड़ के करेंगे एक एक चीज को समझते हुए। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इक्वल्स टू दिस। तो देखो चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, जब एक करंट सोर्स से हम लोग एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अभी हमारी इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, ये इस डायरेक्शन से कनेक्टेड है, A टू B कनेक्टेड है, t इक्वल्स टू 0 में ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास में क्या है, करंट सोर्स है, और करंट सोर्स कैपेसिटर को कैसे चार्ज कर रही है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बढ़िया उपाय है इसके लिए, एक काम करो, करंट सोर्स जो दिए हुए ना साइनसोइडल, उसको एक बार प्लॉट करो। तो साइनसोइडल, एक कॉस को कोडियल नहीं बोलना इसको, साइनसोइडल कॉस का फंक्शन हो या फिर साइन का फंक्शन हो, वो हम लोग उसको साइनसोइडल ही बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट कॉस को कोडियल। तो I नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कॉस का फंक्शन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। कॉस का फंक्शन बनाना हमें अब तक तो आ ही गया होगा, जी एडवांस के एग्जाम दे रहे हो तो इस तरह का फंक्शन होगा। मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बना देता हूँ यार, थोड़ा सिमेट्रिक लगना चाहिए। ठीक है, इस तरह का होगा। मैंने एक साइकिल बस बनाया, ये आगे इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरे बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग करंट वर्सेस क्या बना रहे हैं इसमें, करंट वर्सेस सपोज हम लोग बनाना चाहें टी, करंट वर्सेस टाइम। अच्छा, अगर करंट वर्सेस टाइम के हम लोग बात करें करंट वर्सेस टाइम के एरिया की, तो व्हाट इज एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम। मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल आई डी टी क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल आई डी टी, दिस इज नथिंग बट क्यू। क्यों? क्योंकि देखो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है मेरे पास में, डी क्यू बाई डी टी इज करंट, इधर ले जाकर इंटीग्रेट कर दो डी टी को, तो दिस इज बेसिकली चार्ज इज बेसिकली इंटीग्रल आई डी टी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज दैट इज इंटीग्रल आई डी टी। मतलब इसका मैं एरिया निकाल दूं
तो वो मुझे क्या देगा, इसका एरिया IT एरिया अगर मैं निकालूं तो वो मुझे चार्ज दे देगा। अब ये क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टाइम t इक्वल्स टू 7π/6 इज दिस। तो मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालें, चार्ज कैसे निकालें? अच्छा देखो क्या करते जाएंगे, अगर हम लोग देखो इस एरिया को इंटीग्रेट करते गए धीरे धीरे इंटीग्रेट करते गए, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव थी तो चार्ज इंक्रीज हुई। अब जैसे ही हम लोग यहाँ नीचे जाते गए तो अब क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होना शुरू होगा कैपेसिटर पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एरिया ऐड करें ना इंटीग्रेशन में, अगर ऊपर वाला एरिया फिर नीचे वाला एरिया, तो नीचे वाला एरिया तो माइनस होगा ना, तो नीचे वाला एरिया माइनस हो रहा है, दैट मीन्स अब मेरे पास चार्ज घट रहे हैं ना, इंटीग्रल आई डी टी की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स चार्ज घट रही है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, 0 से लेके ये कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली π/2 ओमेगा, इस यहाँ तक चार्ज बढ़ी, और ये मेरे पास में दिस इज बेसिकली π/ω, ये वाली, ठीक है, π/ω। तो ये चार्ज अभी यहाँ से नेगेटिव ग्राफ है, इसलिए चार्ज यहाँ से घटती गई, इस जगह पे चार्ज 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये दिस एरिया एंड दिस एरिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर हो जाएगा, तो चार्ज 0 हो जाएगी। अब उसके बाद देखो 7π/6 ओमेगा की बात हो रही है, तो 7π/6 ओमेगा जो है ना वो इतना छोटा सा वैल्यू है, देखो बना देता हूँ मैं यहाँ से, ये दिस इज 7π/6 ओमेगा, ये π/ω प्लस π/6 ओमेगा, π/6 मतलब 30 डिग्री उसमें ऐड हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली ये वाला चीज है, दैट इज 7π/6 ओमेगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रही हुई ना यार, π/ω प्लस π/6 ओमेगा, दैट इज बेसिकली 7π/6 ओमेगा। तो π/ω से हमें π/6 ओमेगा आगे बढ़ना है, मतलब 30 डिग्री आगे बढ़ना है, ठीक है, π/6 रेडियन आगे बढ़ना है। तो यहाँ से जो हुई ये नेगेटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर को चार्ज करी, जो ब्लू लाइन मैंने बनाया ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में वापस से कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर को चार्ज करेगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ कि किस टाइम पे चार्ज इस पे मैक्सिमम होगा। यहां पर तो 0 हो जाएगा, π/ω पे तो ये चार्ज घट के 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ कब था ना चार्ज, मैं बता रहा हूं, अगर ध्यान से अगर समझ पाओ तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ चार्ज इसके पास इस टाइम पे था, दिख रहा है यार ये साफ साफ, नहीं तो यार π/2 ओमेगा पे मैक्सिमम था, इस पे π/2 ओमेगा पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद वो नेगेटिव में जाएगा, फिर से वापस से नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा, तो उतना बढ़ नहीं पाएगा। अगर ये चीज विजुअलाइज नहीं हो पाता है ना यार, तो फिर IDT को इंटीग्रेट करके उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो उस रेंज में। मैं वो नहीं करने वाला हूँ यार, वो बहुत ही बेकार तरीका है। IDT को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, I0 cos ओमेगा t से, और उसको फिर उसको डिफरेंशिएट करके खेलते रहो मैक्सिमम मिनिमा उसमें, ठीक है। बट इतना चीज, थोड़ा सा चीज विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ चीज बहुत, इतना JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो इतना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन तो चाहिए यार, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, थोड़ा नहीं तो फिर वही मैक्सिमम मिनिमा खेलते रहोगे। फिर Q को इंटीग्रल IDT करो, ठीक है, और 0 to 7π/6 तक डालो वैल्यू, और फिर उसको मस्त डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा निकालते रहो, ठीक है, मजा आएगा। फिर उसमें यही क्वेश्चन करते रह जाओगे, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि π/2 ओमेगा तक, π/2 तब इसमें मैक्सिमम इसमें चार्ज आ जाएगी, मैक्सिमम चार्ज। उसके बाद ये घटेगी और 7π/6 तक जाएगी, बट उतनी बढ़ नहीं पाएगी। π/ω से 7π/6 ओमेगा तक ये बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ पाएगी। तो π/2 ओमेगा तक ये मैक्सिमम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इंटीग्रल IDT निकालूंगा। इंटीग्रल IDT फ्रॉम कहां से कहां तक लूंगा, 0 से π/2 ओमेगा तक, दैट इज Q इस पीरियड में 0 से 7π/6 ओमेगा तक Q मैक्स मुझे मिलेगा उसमें, उस केस में मैक्सिमम चार्ज। अब इसको सिंपल करना है क्या, I0 cos ओमेगा t, I0 cos ऑफ ओमेगा t फ्रॉम 0 to π/2 ओमेगा और dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो तो Q की जो वैल्यू आ गई, मैं लिख देता हूं यहाँ पे I0 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t, और वैल्यू पुट करेंगे 0 से π/2 ओमेगा। तो दिस इज नथिंग बट I0 ओमेगा, और I0 की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर, ओमेगा की वैल्यू 500 रेडियन पर सेकेंड। तो एक काम करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 को हटाओ यार थोड़ा अच्छे से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेसिकली मेरे पास में कितना बचेगा, मिली कूलम में आया
1000 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 मिली कूलम्ब आया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 × 10⁻³ कूलम्ब, 2 मिली कूलम्ब। और यहां पर कितना बोल रहा है 1 मिली कूलम्ब, तो नहीं भाई, दिस इज 2 मिली कूलम्ब। तो ए ऑप्शन मेरे पास में गलत आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन गलत आ गया। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर 7π/6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। तो क्या ये सही है? देखो, करंट π/2 ओमेगा में 0 हो रहा है, 0 से π/2 ओमेगा तक पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जो डायरेक्शन यहां पर शो की गई थी इनिशियली, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 0 से π/2 ओमेगा तक, ठीक है। ये तो बेसिक यार ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद क्या क्या है 7π/6 ओमेगा, देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, दिस इज बेसिकली माई 7π/6 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है भाई हमें कि करंट नेगेटिव है। करंट नेगेटिव है मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब देखो इसको तुम क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज? साफ साफ दिख रहा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लॉकवाइज बोल रहा है यार, गलत बात है। सी पार्ट, immediately after A is connected to D, the current in R is 10 एम्पियर। तो ये चीज हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली कनेक्ट करने जस्ट पहले, कनेक्ट करने से जस्ट पहले, मैं बाकी चीजों को रखता हूं, कनेक्ट करने से जस्ट पहले, जैसे A to B अभी हमारे पास में है, तो T इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा, इस टाइम पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कितनी चार्ज है पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी तो फिर हम लोग उसको स्विच हटाने के बाद दूसरी सर्किट में लेके जाएंगे। कैपेसिटर क्या लेके जाएगा? कैपेसिटर एक सर्किट से दूसरी सर्किट में क्या लेके जाएगा? चार्ज लेके जाएगा, और तो कुछ लेके नहीं जा सकता है। चार्ज लेके जा रहा है, तो चार्ज के साथ साथ चार्ज है मतलब उसके पास वोल्टेज भी है, ठीक है। तो चार्ज और वोल्टेज लेके जाता है। इंडक्टर एक सर्किट से दूसरी सर्किट में करंट लेके जाता है, ये चार्ज और वोल्टेज लेके जाएगा। तो चलो चार्ज कितना लेके जा रहा है वो देखते हैं। तो मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। तो कितना चार्ज लेके जा रहा है भाई, कितना चार्ज लेके जा रहा है? तो इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से 7π/6 ओमेगा तक अगर हम लोग करंट को इंटीग्रेट कर दें, I0 cos ऑफ ओमेगा टी dt, अगर ये कर दें तो ये हमें दिखेगा कि कैपेसिटर में जब हम लोग A to D स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं, A to B हटा के A to D कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटर कितना चार्ज लेके आया। तो ये चार्ज देखो, दिस इज बेसिकली I0 अपॉन ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, इंटीग्रेट किया मैंने बस यहाँ पर 0 to 7π/6 ओमेगा। और ये चीज़ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर 7π/6 ओमेगा वैल्यू डालो, तो ये चीज़ वैल्यू बेसिकली मेरे पास आ जाएगा I0 ओमेगा, और ये हाफ वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा, और ये एक माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये होगा कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज जो आ रहा है ना, वो हमने पॉजिटिव जिधर एज्यूम किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब हमने एज्यूम किया था ऊपर को पॉजिटिव ना, हमने करंट के डायरेक्शन के हिसाब से दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, तो चार्ज उल्टा आ रहा है। दैट मीन्स चार्ज जो आएगा वो किस डायरेक्शन, कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस यहाँ माइनस का है। अच्छा, अब यहाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है? देखो हमने अभी कैलकुलेट किया था I0 ओमेगा, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। कितना किया? 2 मिली कूलम्ब। तो 2 मिली कूलम्ब बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 मिली कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज बेसिकली, ये क्या लेके जा रहा है यहाँ से? 1 मिली कूलम्ब लेके जा रहा है यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी, A to B जो हमने की कनेक्ट किया था वो हटा दिया, अब हमने कनेक्ट कर दिया इसको A to B हटा दिया अभी, अब A to D कनेक्ट किया। अब इधर वाली सर्किट, लेफ्ट वाली सर्किट को भूल जाओ, ठीक है। अब A to D कनेक्ट किया, अब A to D कनेक्ट किया तो देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अभी कितना है, जस्ट कनेक्शन के जस्ट बाद, कनेक्शन के जस्ट बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? Q इक्वल्स टू CV से इसको हम लोग V इक्वल्स टू Q/C बोल सकते हैं। तो इसके पास Q जो चार्ज है दैट इज 1, और कैपेसिटेंस खुद कितनी है? 20। दिस इज इन मिली कूलम एंड दिस इज इन माइक्रोफेरेड। तो 10⁻³ 10⁻⁻6 कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको ऊपर 1000/20 आएगा, 1000/20 आ गया तो 50 आ गया, 50 वोल्ट आ गया। तो जस्ट कनेक्शन A to D हमने कनेक्शन किया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और ये 50 वोल्ट,
अरे वाह, वेरी गुड। तो अब ये 50 वोल्ट है। अब इसमें बोल रहा है कि इमीडिएटली अभी इसके थ्रू जो करंट है वो कितनी होगी। तो देखो इमीडिएटली अगर हम लोग करंट की बात करें तो देखो ये इमीडिएटली एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा ये कैपेसिटर। तो एक 50 वोल्ट की बैटरी प्लस देखो ये दोनों सीरीज में हो गया, 50 वोल्ट की बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 100। तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 10, तो यहां से 10 एम्पियर करंट फ्लो होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो 10 एम्पियर करंट बोला गया है, तो सी करेक्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट में पूछा है क्यू, कैपिटल क्यू, और हमने कैपिटल क्यू क्या डिफाइन किया था, देखो कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से इस कैपेसिटर को, बैटरी से इस कैपेसिटर को कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये कैपेसिटर इनिशियली, मैं बाकी चीजों को रब कर देता हूं यहां से, ये कैपेसिटर इनिशियली क्या लेके आया था, ये कैपेसिटर इनिशियली उल्टे डायरेक्शन में 1 मिलीकूलम लेके आया था। अब फाइनली इस कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर के में 50 वोल्ट बैटरी की वजह से कितना चार्ज होगा फाइनली, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, उतना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो फाइनली इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है, कितना चार्ज है, तो Q इक्वल्स टू बेसिकली हम लोग CV करते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनली क्या हो, ये सारी की सारी जो 50 वोल्ट है फाइनली क्या होने वाली है, ये सारी की सारी जो बैटरी की 50 वोल्ट है वो कैपेसिटर के अक्रॉस होने वाली है, और फाइनली इसके थ्रू, सर्किट के थ्रू करंट 0 होने वाला है। तो 50 वोल्ट से ये कैपेसिटर फाइनली चार्ज हो जाएगा। तो 50 वोल्ट से चार्ज होता है तो Q इक्वल्स टू CV लगाएंगे। तो C की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, V की वैल्यू मेरे पास 50 दी हुई है, तो देखो ये 10⁻⁻3 10⁻³ मतलब 1 मिलीकूलम। तो 1 मिलीकूलम लेकिन किस सेंस में फाइनली इसके क्रॉस चार्ज आ रहा है, तो 1 मिलीकूलम इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज जो सोर्स है डीसी वोल्टेज सोर्स, इधर ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ये इतना 1 मिलीकूलम इस डायरेक्शन में फाइनली ये स्टोर होने वाला है। इनिशियली उल्टे डायरेक्शन में 1 मिलीकूलम था, फाइनली इस डायरेक्शन में 1 मिलीकूलम, मतलब नेट बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो उल्टे डायरेक्शन में 1 मिलीकूलम था, पहले उसको वो 0 किया होगा बैटरी ने, फिर वापस से उल्टे डायरेक्शन में 1 मिलीकूलम उसने स्टोर किया होगा, ठीक है। तो टोटल कितना फ्लो कराया, 2 मिलीकूलम फ्लो कराया, 2 मिलीकूलम टोटल बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो हुआ। 2 मिलीकूलम को हम लोग 2 × 10⁻³ बोलते हैं, ये तो पता होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2013 में। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूं अगर इसको तुमने ध्यान से एक बार पढ़ लिया तो दिस क्वेश्चन इज इजी। तो इस तरह के कभी भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो ज़्यादा टफ नहीं करेगा JEE, ये ध्यान रखना। बस वो देखना चाहता है कि तुम इस चीज़ों को कुछ नया चीज़ अगर देते हैं तो वो चीज़ तुम एनालाइज कर पाते हो या नहीं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल सा चीज़ दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया हुआ है इस केस में, और तुम्हें बस एनालिसिस करना है तुम्हारे अभी तक के नॉलेज को। यही तो एक अच्छे इंजीनियर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तुम्हें कुछ थ्योरी पढ़ाई गई या फिर कुछ ऐसा दिया, फिर तुमको एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दिया गया, तुम उसको किस तरह से अप्लाई करते हो। तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से स्टेप वाइज अगर हम लोग देखें ना तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा जो तुमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ट्रांसफॉर्मर्स तुम्हारा एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो स्टेप अप स्टेप डाउन उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें पढ़ा है मैंने भी, जो वन शॉट सीरीज लिया था उसमें ये ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक लिया था। तो सारा चीज़ एनसीईआरटी से ही आया है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग से आ गया। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रख के इसको अच्छे से सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 600 किलोवाट एट 4000 वोल्ट। क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो, ठीक है। तो एक थर्मल पावर प्लांट हमने बनाया, ये मेरे पास में एक पावर प्लांट है, प्लांट में बोल देता हूँ। इस प्लांट में क्या जनरेट हो रही है, बिजली जनरेट हो रही है, कितनी, 600 किलोवाट पावर की एट 4000 वोल्ट, ठीक है। विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लांट फॉर कंज्यूमर्स यूजेस, ठीक है। यहाँ से कितने दूर पे करना है, 20 किलोमीटर दूर इसको ट्रांसमिट करना है, इस जो पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ पे मेरे पास में कंज्यूमर है हमारा, ठीक है, ये मेरे पास में कंज्यूमर है, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईदर डायरेक्टली विद द केबल ऑफ लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी, या तो इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है मेरे पास में, डायरेक्टली, या तो ऐसे डायरेक्टली इसको ऐसे 4000 वोल्ट पे जनरेट कर रहे हो और 4000 वोल्ट पे कंज्यूमर को वहाँ पे डायरेक्टली
ट्रांसमिट कर दो डायरेक्टली, ठीक है। या फिर इसमें क्या बोला गया है, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईदर डायरेक्टली विद अ केबल ऑफ लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी और बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट द टू एंड्स। अब जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, सेकंड मेथड, इसको हम लोग देखेंगे। जो डायरेक्ट मेथड था दैट वाज फर्स्ट मेथड। सपोज सेकंड मेथड में क्या क्या देखेंगे इसमें कि इसको कैसे यूज कर रहा है, सेकंड मेथड में कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, दो ट्रांसफार्मर लगा रहा है, स्टेप अप स्टेप डाउन। कैसे, देखो, इन द मेथड यूजिंग ट्रांसफार्मर्स द डिसिपेशन इज मच स्मॉलर। जो ट्रांसफार्मर वाला हम लोग मेथड यूज करेंगे जिसमें डेसिपेशन इज मच स्मॉलर, और जो दूसरा जो डायरेक्ट मेथड था उसमें डेसिपेशन ज्यादा था, ये ड्रॉबैक है। जो दूसरा मेथड था, जो पहला मेथड है जिसमें डायरेक्टली हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, वो उसमें डेसिपेशन ज्यादा है, उसमें I2R लॉसेस ज्यादा होंगे। देखो, कभी भी हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो हाई वोल्टेज में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करें। अब तुम सोच रहे होगे 4000 वोल्ट पे तो कर रहे हैं सर, कितना ज़्यादा हाई वोल्टेज है। नहीं, पावर ट्रांसमिशन लाइन, बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन रहते हैं ना, वहाँ पे 33 किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, बोलते ना 11 केवी की लाइन गई है, 33 केवी की लाइन गई है, उससे भी ऊपर ऊपर। तो उतने हाई लेवल वोल्टेज पे जितना वोल्टेज हाई रखेंगे उतनी हमारी करंट रेटिंग, उस करंट कम होगी सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो V/I दैट इज पावर, ठीक है। तो वोल्टेज अगर हम लोग हाई रखते हैं तो करंट मेरी कम होगी, करंट कम रहेगी तो I2R लॉसेस कम होंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा वोल्टेज जितना से ज्यादा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। तो यहां पर प्लांट साइड में क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर देंगे। 4000 वोल्ट से सपोज हम लोग 40,000 वोल्ट बना दिया उसको, उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर दिए। फिर जहां यूज करना हो, जहां उसको यूज करना हो उस जगह पे उसको फिर स्टेप डाउन करके कर लो। लेकिन ट्रांसमिशन की जो लॉसेस है, ट्रांसमिशन में जो लॉसेस है वो उसके करंट को बेसिकली हम लोग मिनिमाइज करेंगे, और करंट को मिनिमाइज किया तो बेसिकली हमारा लॉसेस कम हो गया, तो ट्रांसमिशन लॉसेस से हम बच गए। यही तरीका होता है। तो सेकंड मेथड वही तरीका हम लोग यूज करेंगे। हाँ, इसमें क्या बोला है, इन दिस मेथड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज टू बी यूज्ड एट द प्लांट साइड सो दैट द करंट इज रिड्यूस्ड टू अ स्मॉलर वैल्यू। अब समझ में आई होगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पावर जनरेट की और यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर, मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर बेसिकली कैसा होता है हमारा, इस तरह का ट्रांसफार्मर अगर देखो, जो तुमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें इस तरह की वाइंडिंग होती है प्राइमरी साइड में, और इस तरह की सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग रहती है, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर को जो कोर वोर मैंने नहीं दिखाया, इस ट्रांसफार्मर हम लोग एक छोटे से ऐसा ट्रांसफार्मर बस रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया गया, वोल्टेज को स्टेप अप कर देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और उस वोल्टेज को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो इन द मेथड ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द प्लांट साइड टू so that the current is reduced to a smaller value. At the consumer's end, a step down transformer is used to supply voltage to the consumer at this specified lower voltage. अब कंज्यूमर साइड में हम लोग क्या करेंगे, इधर एक हम लोग स्टेप डाउन, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, स्टेप अप किया वोल्टेज को, और कंज्यूमर साइड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं कि हम लोग 40,000 वोल्ट पे हम लोग घर में बिजली बल्ब जला रहे हैं, हमारे घर में वोल्टेज कम होती है, ठीक है। वोल्टेज हमारे 230 वोल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इधर फिर स्टेप डाउन करके कंज्यूमर को दे दिया। इधर प्लांट था, प्लांट से जनरेट हुआ, स्टेप अप किया, ट्रांसमिट किया, स्टेप डाउन किया, कंज्यूमर को दे दिया। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, ठीक है। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दैट द पावर केबल इज प्योरली रेजिस्टिव एंड द ट्रांसफॉर्मर्स आर आइडियल विथ ए पावर फैक्टर यूनिटी। पावर फैक्टर यहां पर देख लो बोल दिया गया है, cos phi इज यूनिटी, ये चीज ध्यान रखना, cos phi यूनिटी बोल दिया है। phi मेरे पास में 0 डिग्री है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई सा भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है 0, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा आइडियलाइज्ड किया गया है, थोड़ा इजी सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज बोल दिया गया है, ठीक है। अब हमें ऑल द वोल्टेज एंड करंट मेंशन दैट आरएमएस वैल्यू, तो हम लोग ऐसे भी लेते, नहीं भी मेंशन करते, तो ये हमें पता है कि आरएमएस में लेना है। कोई भी वोल्टेज या करंट अगर कभी दिया हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो उसे हमें एसी के केस में हमें उसको आरएमएस एज्यूम करके चलना है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली जेई के वेबसाइट से ये चीज़ कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हिंदी में वैसे ही मैंने कट पेस्ट कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विद अ केबल ऑफ रेजिस्टेंस, इतना केबल का रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज व्हाट।
पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो केबल का रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है 0.4 ओम पर किलोमीटर, 0.4 ओम पर किलोमीटर केबल का क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस। तो देखो 0.4 ओम पर किलोमीटर अगर बोला गया, 0.4 ओम पर किलोमीटर केबल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहले डायरेक्ट मेथड में, सबसे पहले ये वाला इसके ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर केबल का रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे लेंथ ऑफ केबल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो यार, 0.4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 8 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस जो तार लगाया हुआ है ना जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम। अब हमें बताना है क्या कि परसेंटेज पावर डिसिपेशन इन परसेंटेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो बेसिकली पावर हम लोग कैसे नहीं, पावर पहले तो पावर डिसिपेशन या बोलो पावर लॉस कितना हो रहा है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो पावर लॉस बेसिकली हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें केबल में आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखो आई करंट कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और इसकी पावर दी हुई है 600 किलोवाट और 4000 वोल्ट, 600 किलोवाट एंड 4000 वोल्ट। तो इसमें हम लोग करंट निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करंट आई दैट इज इक्वल टू जो पावर है दैट इज 600 इंटू 1000 इतना वाट, V इंटू आई, बेसिकली V इंटू आई इज पावर। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है, V बेसिकली VI cos phi होता है। ठीक है, बट cos phi की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, cos AC में देखा जाए तो दैट इज VI cos phi, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन cos phi की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, cos phi की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 दी हुई है, यूनिटी पावर फैक्टर बोला हुआ है। तो V इंटू आई सिंपल केस हो गया, V इंटू आई, पाई की वैल्यू 0 हो गई तो प्योरली रेजिस्टिव की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे और इसमें हमें फिर पावर डायरेक्टली हम लोग V इंटू आई ले सकते हैं। और बेसिकली आई हमें निकालना अभी हमारे पास एम है, तो आई की वैल्यू इतने को V से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो दिस इज द करंट, तो करंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 एम्पियर, बहुत आराम से 150 एम्पियर निकल जाता है। और पावर लॉस या पावर डेसिपेशन, पावर लॉस लिख लेते हैं, दैट इज 150 स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना हमने निकाला है 8 ओम, टोटल 8 ओम की तार है, उसमें कितना हो जाएगा इंटू 8, दिस इज द पावर लॉस। अब ये अगर पावर लॉस है तो अब हमें पूछा क्या गया है, पावर डेसिपेशन इन परसेंटेज। तो टोटल पावर से अगर मैं पावर लॉस डिवाइडेड बाई पी टोटल कर दूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बेसिकली मुझे क्या दे देगा, परसेंटेज लॉस दे देगा, परसेंटेज डेसिपेशन, परसेंटेज पावर लॉस ऐसा भी बोल सकते हैं, परसेंटेज लॉस बोल सकते हो, परसेंटेज डेसिपेशन बोल सकते हो, परसेंटेज लॉस बोल देते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, पावर लॉस कितना हो गया 150 स्क्वायर, 150 स्क्वायर को 150 इंटू 150 लिख देंगे, इंटू 8 लिख दिया, डिवाइडेड बाई टोटल पावर कितना है मेरे पास में 600 किलोवाट, 600 इंटू 1000 इंटू 100, परसेंटेज में पूछा इंटू 100 करना पड़ेगा। तो देखो 150 से अगर हम लोग काटें इसको तो 150 15 10 जो हो गया ये, और 15 40 टाइम्स में ये कट गया, और ये 10 से ये 0 कट गया, 4 से ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, तो 15 इंटू 2 मेरे पास में आ गया, दैट इज बेसिकली नथिंग बट 30%। तो यहाँ से हम लोग बहुत ईजिली बोल सकते हैं कि 30% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम लोग इसके अगले पार्ट की बात करें तो इस पे क्या पूछा गया है, इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर्स, जो सेकंड मेथड है, assume that the ratio of number of turns in the primary to that of secondary in the step up transformer is 1:10। तो कौन सा रेशियो बोल रहा है, स्टेप अप में जो बोल रहा है दिस रेशियो इज बेसिकली 1:10, यहां पे बोल रहा है दिस इज बेसिकली 1:10। ठीक है, 1:10, मतलब अगर हम लोग प्लांट साइड में 1 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी साइड पे हमारे पास में 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है क्या, इफ द पावर टू द कंज्यूमर हैज टू बी सप्लाइड टू 200 वोल्ट, जो कंज्यूमर है उसको हम लोगों को 200 वोल्ट में पावर देना है, मतलब यहाँ पर ये कंज्यूमर साइड में वोल्टेज बता रहा है ये 200 वोल्ट में हमें देना है। तो मैं सेकंड मेथड वाले को और एक बार यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स टू द प्राइमरी टू द सेकेंडरी इन द स्टेप डाउन। देखो क्या बोला गया है, हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर प्लांट साइड में है, ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ, एक ट्रांसफार्मर हमारे पास में प्लांट साइड में है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इधर हमारे में कितने पे जनरेट कर रहे हैं हम लोग इसमें 4000 वोल्ट,
और 600 किलोवाट पे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ट्रांसमिट किया और इसकी जो रेशियो है दैट इज 1:10, नंबर ऑफ टन्स का जो रेशियो है दैट इज 1:10। ठीक है, और इधर जो हमारे पास में कंज्यूमर है, कंज्यूमर साइड में यहाँ पर 20 किलोमीटर का बीच में आया रास्ता ट्रांसमिशन लाइन, और कंज्यूमर एंड में हमें इसको 200 वोल्ट में सप्लाई करना है, 200 वोल्ट में वोल्टेज सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये तो स्टेप अप है मेरे पास में ना, दिस इज स्टेप अप, दिस इज माय स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन का रेशियो पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में, रेशियो सेकेंडरी साइड में। अच्छा, अगर सपोज देखो ये अगर 4000 वोल्ट है, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, ये अगर 4000 वोल्ट है तो ये 1:10 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4000, ये इधर साइड में जो आएगा ये हो जाएगा 4000, सेकेंडरी साइड में इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हो जाएगा 4000 × 10 इतना वोल्टेज। ठीक है, कैसे हमने किया देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा ना यार, इन दोनों का रेशियो होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो रेशियो होगा वही 1:10 होगा। तो इधर अगर 4000 वोल्ट है तो इधर 40000 वोल्ट आएगा, ये 40000 वोल्ट आएगा। अब देखो यही 40000 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज है, इधर की वोल्टेज अगर हम लोग ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान लें तो ये बेसिकली 40000 वोल्ट है। ठीक है, इधर साइड 40000 वोल्ट, तो NP/NS। अब देखो प्राइमरी साइड की वोल्टेज कितनी है बेसिकली, तो वही होगी प्राइमरी साइड की वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, NP/NS दैट इज प्राइमरी साइड की वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी साइड की वोल्टेज। तो NP/NS हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज बेसिकली VP, प्राइमरी साइड की वोल्टेज कितनी है, ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान लिया जाए यहाँ, तो दिस इज 40000, इधर कितनी है 40000 डिवाइडेड बाई ये 200 है, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल कर दो, बहुत आसानी से 200:1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास आज का आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2012 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स हैज ओमेगा इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड, कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। आइडियल का मतलब क्या, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। कोई भी इंडक्टर होता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें इग्नोर करना है और हमें इंडक्टर को प्योर इंडक्टर की तरह ट्रीट करना है और कैपेसिटर को हमें प्योर कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है। करेक्ट चॉइसेस इज आर पूछा गया है। तो देखो इस तरह के सर्किट में देखो क्या हो रहा है, ये जो करंट है और ये बेसिकली करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है, एक I1 और एक I2। ठीक है, इस तरह से करंट डिवाइड हो रही है और वोल्टेज तो दोनों ब्रांच के अक्रॉस सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ब्रांच ऐसा बोल देते हैं, सपोज इसको मैं बोल दूं AB ब्रांच और इसको सपोज हम लोग बोल देते हैं CD ब्रांच। जस्ट मैंने ऐसे नाम रख दिया इसका ऐसे, ताकि बार बार हमें I1 वाला ब्रांच I2 वाला ब्रांच ना बोलना पड़े। AB ब्रांच को देखो, AB ब्रांच और CD ब्रांच 2 सेपरेट ब्रांच है, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट RMS वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, I = I1 + I2, और ये कैसा है, दिस मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, दिस शुड बी एडेड यूजिंग फेजर। फेजर के थ्रू ही इसको ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड मत करना, क्योंकि ये ऑब्वियसली I1 एंड I2 आर नॉट इन फेज। अगर I1 I2 दो साइनसॉइडल फंक्शन है और दोनों फेज में नहीं है तो डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकते हो, तो उनको हम लोग फेजर के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आती है। अब हम लोग एक एक ब्रांच को लेते हैं, तो अगर मैं AB ब्रांच को लूँ, अच्छा एक चीज देखो, कभी भी एक हम लोगों को फेजर ड्रॉ करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है, तो रेफरेंस कैसे चूज करेंगे, जैसे कि इस सर्किट को पहले डील करने के लिए पहले फेजर बना लो, फेजर बना लिया तो सर्किट डील हो जाएगी, और फेजर के लिए हमें एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। अब देखो दोनों ब्रांच AB और CD ब्रांच, दोनों ब्रांच के लिए वोल्टेज जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो अगर मैं वोल्टेज को अपना रेफरेंस चूज कर लूं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ये मेरे पास में वोल्टेज रेफरेंस है। अब इसके बेसिस पे हम ब्रांच AB की अगर बात करें, ब्रांच AB थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ब्रांच AB ब्रांच को देखो, इसके थ्रू करंट को हम लोग क्या उससे पहले ये देखो कि AB ब्रांच में फेज कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज कितना है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, 10∅1, मैं ∅1 बोल रहा हूं, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज इज ∅1, तो दैट कैसे निकालते हैं, दिस इज बेसिकली XC - XL/R। और इस केस में जो ब्रांच AB में कुछ भी XL नहीं है, ठीक है, L की वैल्यू नहीं है, सिर्फ RC है,
तो एक्सी अपॉन आर लिख सकते हैं, और एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, ये हो जाएगी बेसिकली। अच्छा, यहाँ से ब्रांच ए बी के लिए हम लोग अगर बात करें एक्सी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ मैं एक्सी लिखता हूँ, एक्सी की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 100 माइक्रोफेराड, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इतनी वैल्यू है, इतनी ओम है। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर मेरे पास बचा सिर्फ 100 ओम, दिस इज एक्सी। और ब्रांच 1 में जो रेजिस्टेंस दिया उसको R1 में अगर बोल देता हूँ, ठीक है, R1 बोल देता हूँ, तो दिस इज बेसिकली 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस ये पुट करना है 10 में, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 100/100 दैट इज 1, ठीक है। एक्सी की वैल्यू 100 हो गई, R1 की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली 1, तो 5 मैं बोल सकता हूँ दिस इज बेसिकली 45 डिग्री। तो 5 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स मेरे पास जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज को, ठीक है। तो ब्रांच ए बी के लिए अगर मैं करंट बनाऊं दैट इज माई I1, दिस इज माई I1, तो I1 बेसिकली यहाँ से 45 डिग्री वोल्टेज को लीड कर रहा है, और ऑब्वियसली लीड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए बी ब्रांच में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है तो आरसी सर्किट वो लीड करेगी। और ब्रांच सीडी में मुझे पता है कि ये लैग करने वाली, करंट इसमें लैग करने वाली है, तो मैं ब्रांच सीडी यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर ब्रांच सीडी। नाउ वी विल डील विथ ब्रांच सीडी, इसको दूसरा कलर 1 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। ब्रांच सीडी के लिए अगर हम लोग बात करें 10∅2, तो 10∅2 इज बेसिकली एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, तो उसके लिए एक्सी 0 है, तो एक्सी बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस एक्सएल अपॉन आर, तो माइनस एक्सएल इज नथिंग बट माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और ओमेगा एल देखते हैं तो दिस इज वैल्यू इज 100, ओमेगा की वैल्यू 100 है, एल की वैल्यू हमें दी हुआ है 0.5 दैट इज डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू हमें 50 दी हुई है। तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस इज बेसिकली -1, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि φ2 की वैल्यू आ गई -45 डिग्री। अच्छा, ये तो लैगिंग करंट, लैगिंग आ गया, φ2 नेगेटिव मतलब लैगिंग आ गया, तो I2 अगर मैं यहां से बनाऊं I2, तो ये वोल्टेज को लैग करता हुआ आएगा, और कितना लैग करेगा 45 डिग्री। तो जो ब्रांच ए बी में जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रही है, ब्रांच सी डी में जो करंट है वो वोल्टेज को लैग कर रही है, तो ये तो आना ही था, ठीक है। अब ये 45 डिग्री पे है, तो मैं अगर बात करूं कि I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 जो है, इस केस में I अगर हम लोग फेजर से ऐड करेंगे तो दोनों के बीच I1 और I2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दिस इज बेसिकली I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ, √I1 स्क्वायर प्लस √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 90 इज 0, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इतना क्यों एग्जेजरेट कर रहा हूँ, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी, ठीक है। चलो अब क्या करें, पहले तो I1 और I2 निकालना है हमें, ठीक है, I1 I2 हमें निकालना है, तो I1 I2 कैसे निकालना है, चलो इसका काम हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से रब कर देता हूँ। ब्रांच ए बी के लिए हम लोग पहले करंट निकाल देते हैं, ठीक है। करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट I1 दैट इज इक्वल टू V/Z1 बोल सकता हूँ। जो ब्रांच ए बी का Z कितना है, ब्रांच ए बी का देखो Z1 हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट XC स्क्वायर, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। Z बेसिकली निकालते कैसे हैं, Z जो टोटल Z है वो हम लोग निकालते हैं √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये Z किसी भी RLC सीरीज सर्किट में हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब R स्क्वायर तो R स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज 100 स्क्वायर इस केस में ब्रांच ए बी के लिए। अब XL तो 0 है, तो XC स्क्वायर हमें लेना है, XC इज अगेन 100 स्क्वायर, तो XC इज 100 तो 100 स्क्वायर हो गया, तो Z1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई 100√2, और I1 की यहाँ से वैल्यू देखो, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 100√2 दिस द करंट I1। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज बेसिकली 1/5√2, दिस इज द करंट I1, ठीक है भाई, करंट I1 निकल गई। अब हमें I2 निकालना है, I2। अब देखो I2 निकालते हैं, तो I2 निकालने के लिए कैसे करेंगे, दैट इज सिंपली V/Z2, और V की वैल्यू 20 है, और देखो यहाँ से Z2 की वैल्यू आ गई कितनी, देखो XL कितना है, XL इज 50, ओमेगा एल देखो यहाँ से 50 है, इसको कैलकुलेट करो, दिस इज 50 स्क्वायर, तो नीचे R की वैल्यू R2 कितनी है 50, तो ये 50 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 20/50√2 दैट इज इक्वल टू ये कर लो √2/5,
दिस इज √2/5 I2। ठीक है, एक आ गया 1/5 √2 और दूसरा √2/5। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इजीली I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू आ गई है, I2 की वैल्यू आ गई है। I1 की वैल्यू कितनी है 1/5 √2 का स्क्वायर, 1/25 इंटू 2, 1/50 आ गया ये। ठीक है, 1/50 और दूसरा जो आ जाएगा I2, तो ये आ जाएगा 2/25। तो ये कैलकुलेट कर लो, दिस इज नियरली इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ये 0.3 एम्पियर के बराबर आ जाता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ए तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट अबाउट बी? बी तो इनकरेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया, तो बी अपने आप इनकरेक्ट हो गया। सी की वैल्यू, सी की बात करें, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, तो 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, करंट तो निकला हुआ है ना, तो करंट निकला हुआ है, तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, दैट इज करंट अक्रॉस 100 ओम कितना आया मेरे पास में? I1 1/5 √2 इंटू 100 ओम का मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू आर, आई पता है, आर पता है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 20/√2। तो 20/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20/√2 को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? देखो ये 2 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10√2। दैट मीन्स जो हमारे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मेरे पास में करेक्ट आ जाता है। अब ऑप्शन डी हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन डी चेक करेंगे, द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम, तो 50 ओम के थ्रू करंट I2 हम लोग लिखेंगे, I2 इंटू 50 लिखेंगे, I2 इंटू R2। I2 कितनी है भाई? I2 की वैल्यू √2/5 है। √2/5 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है? दिस इज 10√2, बट यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर मेरे पास में निकल के आ रहा है इस केस में, तो दैट इज ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फ्रॉम 2020 टू 2012। और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हो इससे रिलेटेड कुछ भी। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाओ, और फटाफट चैनल को यार थोड़ा ग्रो कराने में मदद करो, सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। अगला PYQ जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।